नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में अपनी सुरक्षा के लिए मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि मास्क पहनिए। इसको लेकर हमने एक कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। WHO के प्रमुख ने कोरोना पर चेतावनी देते हुए कहा कि महामारी का दूसरा साल पहले साल की तुलना में बहुत ही ज्यादा जानलेवा होने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने अमीर देशों से अपील की है कि वो अभी बच्चों को वैक्सीन लगाने के बजाय इसकी डोज गरीब देशों को दान करें। दुनिया भर में कोरोना की वजह से अब तक 33 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। COVID-19 has already cost more than 3.3 million lives, and we're on track for the second year of this pandemic to be far more deadly than the first. कोरोना संकट के बीच मुंबई और कोलकाता समेत देश के कई हिस्सों में ईद का त्योहार मनाया गया और त्योहार की खुशी में कुछ जगहों पर लोगों ने कोरोना नियमों को ताक पर रख दिया। मुंबई में तो सख्त लॉकडाउन और पाबंदी के बावजूद एक दिन पहले कई लोग ईद की खरीदारी करने के लिए घरों से बाहर निकल गए और किसी नियम की परवाह किए बगैर देर रात तक खरीदारी करते रहे। वहां के कुर्ला इलाके से भीड़ की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। बाजार में खरीदारी के लिए पहुंचे ज्यादातर लोगों के चेहरों पर मास्क तक नहीं नजर आया। भीड़ ऐसी कि एक दूसरे से 2 गज की दूरी तो छोड़िए, वहां बाजार में पैर रखने तक की जगह नहीं बची। कोरोना महामारी को नजरअंदाज कर लोगों ने वहां बहुत देर तक खरीदारी की। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से ईद की नमाज पढ़ने की कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिनमें ज्यादातर मस्जिदों में लोगों की भारी भीड़ दिखी। सभी राज्य सरकारें लोगों से पहले ही अपील कर चुकी थी कि वो घर पर रहकर ही त्योहार मनाएं, लेकिन आसनसोल में भी लोगों ने उस अपील को दरकिनार कर दिया। हालांकि वहां की कुछ मस्जिदों ने कोरोना नियमों का पालन किया और एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाते हुए ही नमाज पढ़ी। कानून के गाइडलाइन पर अमल करते हुए हम लोगों ने बहुत कम लोगों से मिलकर नमाज अदा की। पंजाब के अमृतसर की जामा मस्जिद में सैकड़ों लोग नमाज पढ़ने के लिए जुटे और जब नमाज खत्म हुई तो वहां भी कोरोना से बचाव के सारे नियम टूट गए। इस बीच देश के कुछ हिस्सों में ईद के मौके पर निगरानी के लिए पुलिस ने गश्त के साथ ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। कोरोना की वजह से देश के ज्यादातर हिस्सों में पाबंदियां लागू हैं और सामूहिक नमाज पढ़ने पर भी रोक है। ऐसे में लोग कोरोना नियमों का पालन करते हुए ही नमाज पढ़ें, इसके लिए पुलिस ने तकनीक का सहारा लिया। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस ड्रोन का इस्तेमाल करती दिखी। इसके जरिए पुलिस ने मस्जिदों और दूसरी भीड़-भाड़ वाली जगहों की निगरानी की और लोगों को नियमों के पालन की हिदायत दी। जो लोग भी इस वीडियोग्राफी में जिनके फोटो आएंगे सबके चालान किए जाएंगे। मस्जिद पहुंचने वाले लोग भी नियमों का पालन करते दिखे। यूपी के अमेठी में तो जिले के डीएम और एसपी भी सड़कों पर उतरे और लॉकडाउन का जायजा लिया। इस दौरान मस्जिदों में जाकर लोगों को नियमों का पालन करने के लिए समझाया गया। बीमारी तो है, इससे बचेंगे तो फिर इंशाल्लाह आगे देखेंगे। ड्रोन के जरिए निगरानी की तस्वीरें राजस्थान के दौसा से भी सामने आई। वहां भी पुलिस ने ईद के मौके पर निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। कोरोना की दूसरी लहर की कहर के बीच एक राहत देने वाली खबर सामने आई है। DRDO की ओर से तैयार की गई कोरोना की रामबाण दवा 2DG की पहली खेप अगले हफ्ते तक आने की उम्मीद है। खबर है कि शुरुआत में इस दवा की 10,000 डोज लॉन्च की जाएंगी। DRDO का दावा है कि इस दवा के इस्तेमाल से कोरोना के मरीज 1 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे और उनकी ऑक्सीजन पर निर्भरता भी घटेगी। गुजरात और महाराष्ट्र में अरब सागर से उठे तूफान टाउटे से निपटने की तैयारियां तेज कर दी गई। पहले ये तूफान केरल और लक्षद्वीप के समुद्री तटों से टकराने वाला था, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अब उसने अपनी दिशा बदल ली है और गुजरात और महाराष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। हालांकि केरल के समुद्र किनारे वाले इलाकों पर इसका असर नजर आया, क्योंकि टाउटे की वजह से वहां समुद्र से ऊंची ऊंची लहरें उठी। यही नहीं, तेज हवाओं और बारिश ने वहां रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ा दी। भले ही वहां से तूफान बस छूकर निकला हो, लेकिन कुछ ही घंटों में उसने वहां जो उथल पुथल मचाई, उससे ये जाहिर हो गया कि महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ बड़ी आफत कदम बढ़ा रही है। महाराष्ट्र में तो इस तूफान से निपटने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई और समुद्र में मछली पकड़ने गए मछुआरों को वापस बुलाया जाने लगा। भारतीय तटरक्षक आप सभी को सूचित करना चाहता है कि एक तूफान महाराष्ट्र की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यही नहीं, एनडीआरएफ भी हर मुश्किल से निपटने के लिए कमर कस के तैयार हो गया। अगर कोई प्रभावित हो जाता है, हम पूरी तरीके से तैयार हैं रेस्क्यू करने के लिए। अनुमान है कि महाराष्ट्र पहुंचने के कुछ घंटे बाद टाउटे तूफान गुजरात पहुंचेगा। माना जा रहा है कि वहां पहुंचते पहुंचते इसकी ताकत बढ़ जाएगी। इसीलिए राज्य के समुद्र के किनारे वाली जगहों पर हेलीकॉप्टर से नजर रखी जाने लगी
और कुछ दिनों के लिए सख्त पाबंदी लगा दी गई। गुजरात कोस्ट, नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी 16, 17, 18 में जाना मना है। टाउटे इस साल का पहला चक्रवाती तूफान है और अंदाजा है कि इसकी रफ्तार लगातार बढ़ रही है, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों में यह काफी ताकतवर हो जाएगा। यही वजह है कि एनडीआरएफ की पल पल पर नजर है और गुजरात और महाराष्ट्र समेत तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में उसकी 53 टीमें तैनात की गई, जबकि एनडीआरएफ की 24 टीमें इन राज्यों के उन समुद्री इलाकों में तैनात हैं जहां तूफान के टकराने का अनुमान है। अनुमान है कि 16 से 17 मई के बीच टाउटे तूफान गुजरात के वेरावल पहुंचेगा। साथ ही वो वहां के कच्छ इलाके पर भी असर डाल सकता है। वहां तूफान के टकराने के बाद 70 से 90 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और मूसलाधार बारिश होगी, जबकि महाराष्ट्र में इस तूफान का असर रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जैसे इलाकों पर होगा। एहतियात के तौर पर वहां के कई इलाकों को येलो जोन में डाल दिया गया है, यानी कि वहां के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। गांव में कोरोना कहर थमता नहीं दिख रहा है। शहर के बाद अब गांव तेजी से कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। गुजरात के राजकोट में थोडियाडी गांव में कोरोना कहर बनकर टूटा है। करीब 3000 की आबादी वाले इस गांव में पिछले 20 दिनों में कोरोना की वजह से 23 मौतें हो चुकी हैं। गांव में 30 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनमें 10 की हालत नाजुक है। गांव के सरपंच का आरोप है कि गांव में ना तो मेडिकल टीम आती है और ना ही इलाज का कोई इंतजाम है। मारा गामनी अंदर हालनी तक में कोई पण जातनी सुविधा नहीं। आ साहेब आ तमे आ फोटा जोईने आपने पेट में बरे, पण कोई अधिकारी ऊपर कोई फोन नहीं कर्यो मैंने आधी सुधी के तमारा गामनी पोजीशन शुं छे। हूँ सामेथी फोन कर थाकी गयो, पण मैंने आधी सुधी में कोई जवाब नहीं दीधा। અને આજ થોડીની અંદર 1 મહિનાની અંદર 35 લોકોના મૃત્યુ થયા। એના મા બાપને એના દીકરાઓને બિચારાઓને કેટલી વેદના થતી છે એ તો એને ખબર છે। અધિકારીઓને બસ બે દી વहाँ મીટિંગ કરીને બે દી वहाँ मीटिंग કરી। गाजा पट्टी में अब तक हमास पर आसमान से हमले कर रहे इजराइल ने जमीन पर भी उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इजराइल की सेना ने अपने तोप गोले मैदान में उतार दिए और जमीन के अंदर हमास की बनाई सुरंगों के जाल को निशाने पर ले लिया, जिसकी सामने आई तस्वीरों में मोर्चा संभाले इजराइल की तोपें गाजा पर ताबड़तोड़ गोले दागती नजर आईं। इजराइल के तेवर नरम नहीं पड़े तो हमास ने भी कदम पीछे नहीं खींचे। वो भी इजराइल पर रॉकेटों की बौछार करता नजर आया। वहीं गाजा से सामने आए एक नए वीडियो में एक टावर के लिए इजराइल का कोप काल साबित होता नजर आया। पहले धमाके में बिल्डिंग का बायां हिस्सा टूटकर नीचे गिरता दिखा, फिर दूसरे वार में इमारत का दायां हिस्सा भी ढह गया। और इसके बाद तीसरा हमला ताबूत पर आखिरी कील साबित हुआ और पूरी की पूरी इमारत जमींदोज हो गई। लेकिन इतनी तबाही के बाद भी हमास और इजराइल के सिर से जंग का भूत उतरने का नाम नहीं ले रहा और उनकी दुश्मनी में गाजा पट्टी में रहने वाले आम लोग पिस रहे हैं। जंग ने उन्हें ऐसा बर्बाद कर दिया है कि वो खून के आंसू बहाने पर मजबूर हैं। यहां तक कि जान बचाने के लिए वो अपना घर बार छोड़कर भाग रहे हैं। इसलिए सामने आई तस्वीरों में गाजा शहर में लोगों की एक टोली महफूज ठिकाने की तलाश में सड़क पर निकली नजर आई। कब आसमान से बम आ टपके, इस डर ने लोगों को ऐसा झकझोरा कि उन्होंने सूरज उगने तक का इंतजार नहीं किया और रात के अंधेरे में ही वो अपने घरों से जितना सामान निकाल पाए उसे थैलों में भरकर चलते बने। वहीं कुछ लोगों ने रात तो जैसे तैसे काट ली, लेकिन सुबह होते ही वो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर भाग खड़े हुए। कुछ गधे की सवारी करके, कुछ पिकअप ट्रक पर और कुछ पैदल ही एक राहत कैंप में पहुंचे और चैन की सांस ली। यूपी में सहारनपुर के कई गांव कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कोरोना की वजह से गांव में मौत का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा। इलाके के हर गांव में कोरोना की वजह से 10 से 15 लोगों की मौत होने का दावा है। कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां रोजाना कोरोना की वजह से 6 से 7 लोग जान गंवाने को मजबूर हैं। गांव के लोगों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से उन्हें किसी तरह की मदद नहीं मिल रही और लोगों को कोरोना की दवा भी नहीं मिल पा रही है। अम्बेटा की स्थिति बहुत ख़राब है और आसपास के गांवों की है। पिछले 10 दिन में यहाँ से 100 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है और किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। बुखार चढ़ रहा है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है। यहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रहा है और सरकार बोल रही है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। दिल्ली के पास गुरुग्राम में जैसे ही ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन मुहिम शुरू हुई, वहां वैक्सीन लगवाने के लिए गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। इस अभियान के जरिए लोगों को गाड़ी में बैठे बैठे कोरोना का टीका लगा दिया जाता है।
और देश के कुछ दूसरे शहरों की तरह गुरुग्राम में भी ये मुहिम शुरू कर दी गई, जिसके पहले ही दिन वैक्सीन लगवाने के लिए गाड़ियों की करीब 2 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। इस अभियान का सबसे बड़ा फायदा यह है कि लोग भीड़ से दूर बिना धक्का खाए सुरक्षित तरीके से टीका लगवा लेते हैं। यही वजह रही कि लोगों को जैसे ही पता लगा कि उनके शहर में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ है, वो अपनी गाड़ियों में बैठकर टीका लगवाने पहुंच गए। फिलहाल इस अभियान का फायदा केवल 45 साल से ऊपर के लोगों को ही मिला, जिन्होंने गाड़ी में बैठे बैठे अपना आधार कार्ड चेक करवाया और फिर वैक्सीन की डोज ले ली। इससे पहले अलग अलग जगहों पर कोरोना वैक्सीन जो लगाने का कार्यक्रम था वो चल रहा था। आज से स्वास्थ्य विभाग ने ड्राइव थ्रू जो है उसकी शुरुआत की है। गुरुग्राम में इस पहले सेंटर की तर्ज पर अलग अलग मॉल की पार्किंग में कई और वैक्सीनेशन सेंटर खोलने की तैयारी है। बिहार के शवों के यूपी में अंतिम संस्कार पर रोक लग गई। गंगा नदी में शवों के मिलने से मचे घमासान के बीच योगी सरकार ने यूपी में बिहार के शवों के अंतिम संस्कार पर रोक लगा दी। यूपी बिहार के बॉर्डर पर बिहार के जितने गांव हैं, वहां के ज्यादातर लोग अंतिम संस्कार के लिए यूपी के जमानिया और गाजीपुर आते हैं। ऐसे में उन लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी हो गईं जो शव लेकर घरों से निकल पड़े थे। ये हमारा लाश को वापस कर दिया। हमको इतना परेशानी हुआ कि हमको यहाँ से 55 किलोमीटर दूर बक्सर लेके जाना पड़ा। बिहार के कुछ लोगों ने यूपी सरकार के इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दे डाली। बिहार में जो गया में पिंडदान होता है, हम लोग भी यूपी के लोगों को यहाँ रोकने का काम करेंगे। कोरोना संकट में लोगों की मदद के लिए अनिल कपूर मैनकाइंड फार्मा कंपनी की मुहिम से जुड़ गए। इस अभियान के जरिए कोरोना से जान गंवाने वाले मेडिकल स्टाफ और पुलिस वालों के परिवारों के लिए 100 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। यह हमारा फर्ज नहीं है, ये हम पर उनका कर्ज है। हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम भी उनको सपोर्ट करें। चंडीगढ़ में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगाने का काम शुरू हो गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक जरनैल सिंह का निधन हो गया। पिछले दिनों उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उनके निधन पर सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दुख जताया। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने कोरोना संकट में अपने पूर्व रणजी खिलाड़ियों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। इसमें 50 साल से ज्यादा उम्र वाले खिलाड़ियों को 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस के बढ़ते खतरे ने सरकार की परेशानी बढ़ाई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज टास्क फोर्स और विशेषज्ञ डॉक्टरों की आपात बैठक बुलाई है। शाम 4:30 बजे होने वाली इस बैठक में ब्लैक फंगस से निपटने के उपायों पर चर्चा होगी। महाराष्ट्र में अब तक ब्लैक फंगस के 2000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कई मरीजों की जान बचाने के लिए उनकी आंखें तक निकालनी पड़ी। यही वजह से इससे निपटने के लिए जिला स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। म्यूकोरमाइकोसिस को लेकर के राज्य सरकार अलर्ट पर है। लगातार केसेस बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र भर के भीतर। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर लहाने हैं। सर, किस तरीके का ये इन्फेक्शन है, किस तरीके से फैलता है? देखिए, म्यूकोरमाइकोसिस ये कोई नया इन्फेक्शन नहीं है। म्यूकोरमाइकोसिस पहले भी जब भी कोविड नहीं था तभी भी ये इन्फेक्शन होता था। और ये म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगस होता है, उसका एक ग्रुप ऑफ फंगस होता है म्यूकोरमाइसिटिस। ये फंगस है वो इन्फेक्शन कर देता है। तो ये जो इन्फेक्शन होता है ये ऐसे लोगों में होता है कि समझो उनको डायबिटीज़ है, वो कंट्रोल नहीं है, तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बोलते हैं, उसमें वो होता है। या जिनके क्रॉनिक रिनल फेल्योर है, किडनी बदल दिया है, जिनको इम्यूनोसप्रेशन के ड्रग ले रहे हैं, इसका मतलब है कि जिन लोगों का इम्यूनिटी कम है और ज़्यादा दिन तक कम है, ऐसा छोटे दिन से कुछ नहीं होता है, तो ऐसे लोगों में ये म्यूकोरमाइकोसिस होता है। और ये म्यूकोरमाइकोसिस अभी कोविड में इसलिए हो रहा है कि कोविड जो है होने के बाद जो डायबिटीज़ है वो अपना जो उसको स्टेरॉइड देते हैं कोविड अच्छा होने के लिए, रेमडेसिविर देते हैं, तो इससे वो शुगर बढ़ जाता है। और जैसा ही शुगर बढ़ गया तो उसके बाद ये म्यूकोरमाइकोसिस होता है। कोरोना के कहर के साथ कुछ राज्यों में म्यूकोरमाइकोसिस ने मुसीबत बढ़ा दी। न्यूज़ 18 के अभिषेक पांडे की रिपोर्ट है कि महाराष्ट्र में इस बीमारी के 2000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें 10 लोगों की जान बचाने के लिए आंखें तक निकालनी पड़ी। ये बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है कि सरकार ने इससे निपटने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई है, जबकि ठाणे में स्पेशल अस्पताल, ओपीडी और ऑपरेशन थिएटर बनाने के निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी अब तक इस बीमारी के 76 मरीज मिले, जिनमें 3 की जान जा चुकी। कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों में म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी हो रही है, जिसमें कई लोगों की आंखों और जबड़ों में इंफेक्शन हो जाता है।
और कुछ मरीजों की आंखों की रोशनी तक चली गई। लिहाजा कई बार मरीजों की जान बचाने के लिए उनके इन हिस्सों को ऑपरेशन के जरिए निकालना पड़ जाता। तो फंगस है, इस फंगस का रिश्ता डायबिटीज़ की कंडीशन के साथ है। डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है तो म्यूकर अटैक करता है। भारत में वैक्सीनेशन की मुहिम ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। 16 जनवरी को शुरू हुए दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान के तहत देश में अब तक 18 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 18 से 44 की उम्र के 42 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में बीजेपी सांसद सुभाष सरकार की गाड़ी पर हमले का आरोप लगाया गया। सांसद की गाड़ी पर हमला उस वक्त हुआ जब वो अपने सहयोगियों के साथ कहीं जा रहे थे और इस पत्थरबाजी से उनकी गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए। घटना वाली जगह पर कुछ पत्थर भी बिखरे दिखाई दिए, जिसके बाद बीजेपी सांसद ने अपनी गाड़ी वहां रोक दी और पुलिस को इसकी खबर दी। उन्होंने इसके लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে রাজনৈতিক সন্ত্রাস যারা করছে শাসক দলের লোকেরা করেছে এটা নিশ্চিত। लेकिन टीएमसी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো নেতা নেতৃত্ব কর্মী কোনো অংশে জড়িত নয়। बाद में बीजेपी सांसद अपनी गाड़ी लेकर पुलिस थाने पहुंचे और इस मामले की शिकायत दर्ज कराई। बंगाल में चुनाव के बाद जारी बवाल के बीच आज राज्यपाल जगदीप धनखड़ नंदीग्राम का दौरा करेंगे। राज्यपाल नंदीग्राम के उन इलाकों में जाएंगे जहां चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद हिंसा की घटनाएं सामने आई थी। नंदीग्राम में बीजेपी के उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराया था। इसके बाद वहां कई इलाकों में हिंसा देखने को मिली थी। इससे पहले राज्यपाल ने कूच बिहार में भी हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। बंगाल चुनाव के नतीजे आने के बाद हुई हिंसा पर राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल आमने सामने हैं। ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण के समय ही जगदीप धनखड़ ने यह मुद्दा उठाया था और संकेत दिए थे कि इस मामले में उनके तेवर आक्रामक रहेंगे। वैक्सीन की किल्लत के आरोपों के बीच केंद्र सरकार इसी महीने अलग अलग राज्यों को करीब 2 करोड़ डोज देने जा रही। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि राज्यों को 16 से 31 मई के बीच इतनी डोज भेज दी जाएगी जो मुफ्त होगी। इनमें कोवैक्सीन की करीब 30 लाख जबकि कोविशील्ड की 1.5 करोड़ से ज्यादा खुराक होगी। ये फैसला दूसरी डोज लगवाने वालों और राज्यों के इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए किया गया। साथ ही राज्यों को टीके की खेप भेजने से पहले ही ये बता दिया जाएगा उनको ये कब मिलने वाली है ताकि बर्बादी से बचा जा सके। केंद्र के मुताबिक मई महीने में अब तक राज्यों और निजी अस्पतालों को 4 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी। जीतन राम मांझी ने बिहार सरकार से बेरोजगारों को भत्ता देने की मांग की। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने राज्य के सीएम नीतीश कुमार से बेरोजगारों को 5,000 रुपए भत्ता देने की मांग की। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी बिहार में नीतीश सरकार के सहयोगी हैं। धूप अगरबत्ती समेत दूसरी धार्मिक सामग्री बनाने वाली साइकिल अगरबत्ती कंपनी ने प्रार्थना से जुड़ा एक वीडियो जारी किया। कोरोना संकट के बीच इस वीडियो में प्रार्थना के जरिए लोगों को मायूसी के इस दौर से उबारने की कोशिश की गई। साथ ही अपने परिवार का ध्यान रखने और सुरक्षित रहने का संदेश दिया गया। दिल्ली के पास नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एक मुठभेड़ हुई जिसमें 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करवाया। दिल्ली में लागू लॉकडाउन के बीच द्वारका पुलिस अब तक 566 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें ज्यादातर लॉकडाउन नियम तोड़ने वाले और मेडिकल उपकरण की कालाबाजारी करने वाले शामिल हैं। मुंबई में कोरोना मरीजों के इलाज के बाद बची हुई दवाओं को फ्री में जरूरतमंदों तक पहुंचाने की मुहिम शुरू की गई। इस काम में एक डॉक्टर दंपति ने अपने साथ 8 लोगों की एक टीम बनाई। ये टीम बची हुई दवाओं को शहर के अलग अलग इलाकों से इकट्ठा कर उन्हें कोरोना मरीजों तक पहुंचाने में जुटी है। मार्कस जैसे डॉक्टर्स जो हैं लोगों की मदद करने के लिए दवाइयां जो हैं निःशुल्क दे रहे हैं। ये लोग सोशल मीडिया के जरिए इस मुहिम को चला रहे हैं। बहुत से लोग खुशी से हमको मदद कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालात और भी खतरनाक हैं क्योंकि इसके लिए जरूरी इंजेक्शन और दवाइयां बाजार से अचानक से गायब हो गए हैं। बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एन्फोटेरिसिन बी के 1000 इंजेक्शन खरीदने के निर्देश दे दिए हैं। एम्स रायपुर में जहां 15 से अधिक मरीज भर्ती हैं, वहीं पूरे प्रदेश भर में 50 से अधिक मरीज हैं। रायपुर के निजी अस्पतालों में भी लगातार मरीज आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में दवा दुकानदारों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई कालाबाजारी ना हो।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। ये जो गाँव में रहते हैं, जो दूरस्थ इलाकों में रहते हैं, उन्हें और ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है। ये ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं उनको डॉक्टर बराबर समय पे मिलें, क्वालिफाइड डॉक्टर मिलें जो कि MBBS हों या उससे सीनियर हों, और इलाज में किसी प्रकार की देरी ना हो। और ये भी समझना पड़ेगा कि हमें किसी नीम हकीम से या फिर कोई झाड़ फूँक करा लिया, इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशंस के तहत इस प्रकार की बीमारियों का आना अब शुरू हुआ है। छत्तीसगढ़ में अभी 4 पॉइंट पे ये ब्लैक फंगस की बात आई है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि प्रिकॉशन इसका सबसे बड़ा उपाय है, लेकिन डॉक्टर लोग भी इसकी भी सावधानी बरतने का निर्देश दे रहे हैं और पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशन से बचने की तो आवश्यकता हम सबको है। अमेरिका के इलिनॉय से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया जहां एक छोटे विमान को हाईवे पर ही उतार दिया गया। बताया गया कि विमान में तकनीकी दिक्कत आने के बाद उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराने का फैसला लिया गया। लेकिन आसपास कोई रनवे नहीं होने की वजह से पायलट ने इसे हाईवे पर ही उतार दिया। सामने आई तस्वीरों में यह छोटा विमान सड़क के किनारे खड़ा दिखाई दिया। हाईवे पर लैंडिंग की वजह से वहां से गुजरने वाली गाड़ियां रुक गईं, जिसका ट्रैफिक पर भी असर पड़ा। बाद में राहत बचाव दल वहां पहुंचा और विमान में सवार लोगों को निकाला गया। बताया गया कि उसमें 3 लोग सवार थे जिन्हें मामूली चोटें आईं। बिहार के बक्सर में गंगा नदी में शव मिलने के बाद अब भोजपुर जिले में भी शव तैरते मिलने से हड़कंप मचा है। आरा में गंगा किनारे सिन्हा घाट पर लावारिस हालत में 3 शव बरामद किए गए। जिला प्रशासन ने इन शवों के बक्सर और यूपी की ओर से बहकर आने की आशंका जाहिर की और जांच के आदेश जारी कर दिए। इसके साथ ही नाव के जरिए गंगा नदी में पेट्रोलिंग शुरू करने का ऐलान किया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गंगा नदी से मिले शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कोरोना संकट में भी पाकिस्तान साजिश रचने से बाज नहीं आ रहा। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान ने फिर ड्रोन के जरिए हथियार भेजे, लेकिन सीमा पर मुस्तैद BSF ने उसके इस प्लान पर पानी फेर दिया। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में ड्रोन से एक बक्सा फेंका गया, जिसमें AK-47 राइफल, कुछ गोलियां और एक पिस्तौल मिली। हथियार मिलने के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पिछले काफी समय से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियार भेजे जा रहे हैं। सीमा पर जवानों ने ईद पर एक दूसरे को मिठाई बांटी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बांग्लादेश बॉर्डर पर BSF और बांग्लादेश के जवानों ने एक दूसरे को ईद की मिठाई दी। यूपी के गांवों में कोरोना के खिलाफ जंग तेज हो गई। राज्य सरकार ने गांवों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 50 बिस्तरों का कोविड केयर सेंटर बनाने का आदेश दिया। इन सेंटरों में 24 घंटे डॉक्टरों की टीम मौजूद रहेगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए 17,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदने का फैसला लिया। मध्य प्रदेश के दतिया में कोरोना कर्फ्यू तोड़ने वालों को पुलिस ने अनोखी सजा दी। पुलिस ने ऐसे लोगों को वहां एक बुजुर्ग दुकानदार से सब्जी खरीदने को कहा। बताया गया कि ये दुकानदार लंबे वक्त से ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। इस तरह पुलिस ने नियम तोड़ने वालों को सबक सिखाया और बुजुर्ग सब्जी वाले की भी मदद की। लुधियाना में 220 बिस्तरों का कोविड केयर सेंटर बनाया गया। इस सेंटर को राधा स्वामी सत्संग ब्यास की मदद से तैयार किया गया। के अंदर हमने ऑक्सीजन की सप्लाई, बेड, खाना, दवाई, सारा प्रबंध है। महाराष्ट्र में 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने पर वहां के व्यापारियों ने नाराजगी जताई और ऐलान किया कि वो मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। लॉकडाउन की वजह से दुकानें बंद हैं, जिससे व्यापारियों का नुकसान हो रहा है। सरकार का कोई ध्यान नहीं है, तो हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। वी हैव टू गो टू द कोर्ट। जबकि राज्य सरकार ने व्यापारियों से इस मुश्किल वक्त में उनका साथ देने की अपील की। आगे भी और कुछ दिन आप साथ दीजिए, आंदोलन न कीजिए, कोर्ट न जाए। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी बड़ी खबर है। केंद्र सरकार के हवाले से ब्रिजेश कुमार सिंह की खबर ये कि केंद्र सरकार ने कई कंपनियों से बातचीत के बाद दिसंबर तक वैक्सीन प्रोडक्शन और सप्लाई का प्लान तैयार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक मई में 8 करोड़ 80 लाख वैक्सीन मिलेगी, जबकि जून में 10 करोड़, जुलाई में 15 करोड़ 81 लाख, अगस्त में 36 करोड़ 60 लाख, सितंबर में 50 करोड़ 40 लाख, अक्टूबर में 56 करोड़ 30 लाख, नवंबर में करीब 60 करोड़ और दिसंबर में 65 करोड़ वैक्सीन सप्लाई की जाएगी। केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि भारत बायोटेक के अलावा 4 और दवा कंपनियां देश में ही कोवैक्सीन का प्रोडक्शन करेंगी। इसी तरह स्पुतनिक V वैक्सीन बनाने के लिए डॉक्टर रेड्डीज लैब ने 6 दवा कंपनियों से करार किया है। ज़ायडस की 3 डोज वाली वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल चल रहा है और वो अगले कुछ हफ्तों में बाजार में आएगी।
गुजरात के अहमदाबाद से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां कोरोना की वजह से लागू पाबंदियों की अनदेखी कर एक कोचिंग सेंटर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जा रही थी, जिसके बाद नगर निगम ने इस सेंटर पर सख्त कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दी। क्योंकि जब नगर निगम के अधिकारी वहां छापेमारी करने पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके भी होश उड़ गए। कोचिंग सेंटर के सभी कमरे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों से भरे थे। हालांकि सभी के चेहरे पर मास्क तो दिखा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर नहीं आई। सभी कमरों के दरवाजे भी बंद रखे गए थे ताकि अंदर जुटी भीड़ किसी को न देख सके। इसे देखकर नगर निगम की टीम कोचिंग सेंटर के मालिक पर बुरी तरह भड़क गई। उल्लू बनाओ छो छापेमारी के दौरान अधिकारी इस कोचिंग सेंटर की तस्वीरें अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करते दिखाई दिए। बाद में उन्होंने एक एक कर सभी कमरे खाली करा लिए। बताया गया कि वहां पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा की तैयारी कराई जा रही थी। चित्रकूट जेल हत्याकांड में प्रशासन ने देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए जेलर और जेल अधीक्षक को निलंबित कर दिया। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने यह आदेश जारी किया। वहीं इनकी जगह अब अशोक कुमार सागर को चित्रकूट जेल अधीक्षक बनाया गया है। साथ ही सीपी त्रिपाठी को जेलर नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि चित्रकूट जिला जेल रगौली में कैदी अंशुल दीक्षित ने फायरिंग कर मेराजुद्दीन और मुकीम काला की हत्या कर दी थी। मुकीम काला पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा बदमाश था। वहीं पुलिस कार्रवाई में अंशुल दीक्षित भी मारा गया। जेल के अंदर फायरिंग से पुलिस प्रशासन में हड़कंप है, तो सीएम योगी ने भी वारदात पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए घटना की जांच की 6 घंटे में रिपोर्ट देने के आदेश दिए थे। उत्तर प्रदेश की चित्रकूट जेल में शूटआउट से हड़कंप मच गया। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि जेल में अपराधियों के बीच हुई लड़ाई में 3 बड़े बदमाश मारे गए, जिसमें अंशु दीक्षित नाम के आरोपी पर पश्चिमी यूपी के गैंगस्टर मुकीम काला और मिराजुद्दीन की हत्या का इल्जाम है। इसमें मिराजुद्दीन को बाहुबली मुख्तार अंसारी का गुर्गा बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक सुबह 10 बजे अंशु दीक्षित ने मुकीम और मिराजुद्दीन को मार गिराया और 5 कैदियों को अपने कब्जे में लेकर उनको भी जान से मारने की धमकी देने लगे। लिहाजा इसकी जानकारी मिलने पर चित्रकूट के डीएम और एसपी खुद जेल पहुंचे और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन बताया जा रहा है कि वो अपनी जिद पर अड़ा रहा, जिसके बाद पुलिस की फायरिंग में वो ढेर हो गया। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेल प्रशासन से रिपोर्ट भी मांगी। छत्तीसगढ़ के सुकमा से कोरोना काल में आदिवासियों की जान से खिलवाड़ करने की तस्वीरें सामने आई है। सुकमा के सिलगेर में जंगल में नक्सलियों ने पुलिस कैंप का विरोध करने के लिए 5000 से ज्यादा आदिवासियों को जमा किया है और इस आंदोलन में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिससे आदिवासियों में बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस फैल सकता है, क्योंकि सभी आदिवासी बिना मास्क के एक दूसरे से सटकर बैठे हैं। इतनी बड़ी संख्या में एक जगह इतने लोगों की जमा होने से कोरोना फैलने का खतरा है। अक्सर नक्सली बंदूक के दम पर इलाके में खुलने वाले पुलिस कैंप के विरोध में ग्रामीणों को इस तरह का आंदोलन करने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के बावजूद नक्सली अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे और आदिवासियों की जान के साथ खिलवाड़ कर उन्हें विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर कर रहे हैं। ताइवान में एक बड़े पावर प्लांट के ठप होने से राजधानी ताइपे समेत कई इलाके अंधेरे में डूब गए। बताया गया कि ताइवान के दक्षिणी हिस्से में मौजूद इस पावर प्लांट में तकनीकी गड़बड़ी की वजह से दिक्कत पैदा हुई, जिसकी वजह से राजधानी ताइपे समेत एक बड़े इलाके की बिजली गुल हो गई। वहां से सामने आई तस्वीरों में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आया। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल तक अंधेरे में डूब गए। इसी तरह दफ्तरों और लोगों के घरों में भी अंधेरा छा गया। सामने आई एक तस्वीर में एक परिवार मोबाइल फोन की रोशनी में खाना खाता दिखाई दिया। ये ब्लैकआउट इतना बड़ा था कि वहां की राष्ट्रपति को खुद सामने आकर जवाब देना पड़ा। बताया गया कि पावर प्लांट में आई इस गड़बड़ी की वजह से ताइवान के 80 लाख से ज्यादा घर अंधेरे में डूब गए। माइक हसी ने कोरोना से जंग जीत ली। चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजी कोच माइक हसी कोरोना से ठीक हो गए। उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई और अब वो रविवार को अपने देश ऑस्ट्रेलिया लौट जाएंगे। हसी के अलावा टीम के गेंदबाजी कोच एल बालाजी ने भी कोरोना से जंग जीत ली। अब तक हसी और बालाजी चेन्नई में क्वारंटीन रहकर अपना इलाज करवा रहे थे। वायुसेना के 4 विमान सिंगापुर से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे, जिसके बाद एयरपोर्ट से इन ऑक्सीजन सिलेंडरों को अलग अलग जगह भिजवाया जाएगा। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने ईद पर मलेरकोटला को राज्य का नया जिला बनाने का ऐलान किया। इस इलाके में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। अब राज्य में कुल 23 जिले हो गए हैं। आज मैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं मलेरकोटले ਨੂੰ आज जिले का बनवा रहे हैं।
कोरोना राहत सामग्री के मामले में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास से दिल्ली पुलिस की पूछताछ पर कांग्रेस भड़क गई। क्या मदद जो मोदी सरकार नहीं कर रही और कांग्रेस और युवा कांग्रेस कर रही है वो अब पाप है? हाईकोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस उन सभी लोगों से पूछताछ कर रही है जिन्होंने कोरोना पीड़ितों की मदद की। इन लोगों में कई बीजेपी नेता भी शामिल हैं। इसी बात का हवाला देकर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठा दिए। चंडीगढ़ पुलिस ने 100 करोड़ रुपए की कोकेन बरामद की। पुलिस का दावा है कि यह कोकेन ट्रेन के जरिए चेन्नई से चंडीगढ़ भेजी गई थी। इसके बाद अशफाक नाम का आरोपी इसे रेलवे स्टेशन से लेकर कुरियर कंपनी के पास पहुंचा ताकि इस कोकेन को ऑस्ट्रेलिया भिजवाया जा सके। हालांकि इससे पहले ही पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, अब जबलपुर में ब्लैक फंगस के मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। यही वजह है कि जबलपुर के कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने शहर के उन सभी सीनियर डॉक्टरों के साथ बैठक की जो कोरोना संक्रमित और ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज कर रही हैं। बैठक में ब्लैक फंगस की गंभीर बीमारी के इलाज के साथ ही इसके संक्रमण को कैसे रोका जाए, इस विषय पर मंथन, विचार विमर्श किया गया। कोरोना की दूसरी लहर के बीच दिल्ली से राहत की खबर आई है और तो कलेक्टर और डॉक्टरों का मंथन भी चल रहा है क्योंकि अलग अलग राज्यों में अब ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ चुका है और इस बीच एक आपात बैठक बुलाई गई है जहां पर इस पर चर्चा की जाएगी कि कैसे इस बीमारी से निपटा जा सके। जो ब्लैक फंगस करके जो नई एक बीमारी सामने आई है उसका भी उपचार कर रहे हैं। तो इन सभी डॉक्टरों को आपस में बिठाया है। इनका हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या कारण है बीमारी के, क्या उपचार के उपाय हो सकते हैं, कैसे हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं और क्या ट्रीटमेंट में हम परिवर्तन ला सकते हैं। इन सब चीज़ों पर विचार विमर्श चल रहा है। कुछ अच्छे परिणाम सामने आकर फिर हम लोग उसको पब्लिक डोमेन में डालने की कोशिश करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर से एलओसी के पास बसे गांवों को बचाने के लिए सेना एक विशेष अभियान चला रही है। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि इन गांवों में रहने वालों की सुरक्षा के साथ सेना उनको कोरोना महामारी के बारे में जागरूक कर रही है। साथ ही सेना की पेट्रोलिंग पार्टियां गांव वालों को दवा, सैनिटाइजर और मास्क जैसी जरूरी चीजें भी मुहैया करवा रही हैं। इतना ही नहीं, कोरोना के लक्षण दिखने पर मरीजों की जांच भी सेना का मेडिकल स्टाफ करता है और कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए जरूरी जानकारी भी उन्हें पेट्रोलिंग पार्टी की ओर से दी जाती है। 20 अप्रैल से चलाए जा रहे इस अभियान को सेना ने खैरियत कोविड पेट्रोलिंग नाम दिया है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच दिल्ली से राहत की खबर है। दिल्ली में कोरोना के केसों में तेजी से कमी आ रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 8,506 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 24 घंटे में 289 लोगों ने कोरोना से जंग के समय अपनी जान गंवा दी। वहीं दिल्ली में संक्रमण दर घटकर अब 12.40% ही रह गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 14,140 मरीज ठीक होकर अपने घर वापस पहुंच गए। बिहार के मधेपुरा से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें सीओ समेत कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। ये घटना उस वक्त हुई जब बाजार में जुटी भीड़ को हटाने की कोशिश की गई, जिस पर वो लोग भड़क गए और पुलिस टीम पर ही टूट पड़े। उनके गुस्से को देखते हुए पुलिस वालों ने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी, लेकिन तब तक भीड़ ने उन पर ईंट, पत्थर और डंडों से हमला कर दिया। लोगों ने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। एक जवान को तो एक आदमी ने लात भी मारी, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसने इसकी जरा भी परवाह नहीं की। इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस वालों का साथ दिया और उन्हें वहां से सुरक्षित भगाने में मदद की। 1.5 किलोमीटर मुझे दौड़ना पड़ा, सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के बड़े अधिकारी वहां पहुंच गए। हालांकि तब तक ये हंगामा शांत हो चुका था। बाद में पुलिस टीम पर हमले का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कोरोना की दूसरी लहर के बीच अब महाराष्ट्र पहले से संभल रहा है। यहां कल के मुकाबले कम केस दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 39,923 नए मरीज मिले, जबकि 24 घंटे में 695 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। वहीं मुंबई में भी केसों में कमी आई है। मुंबई में 24 घंटे में 1,657 केस सामने आए, जबकि एक दिन में 62 लोगों की मौत हुई। वहीं 2,572 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए। कोविशील्ड की दोनों डोज के बीच के समय सीमा बढ़ाने पर सरकार ने सफाई दी। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि टीके को ज्यादा असरदार बनाने के लिए दोनों डोज के बीच समय बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते किया, क्योंकि ब्रिटेन में अप्रैल में जो रिसर्च सामने आई उसमें यह देखा गया कि अगर कोविशील्ड की दूसरी खुराक इस दौरान ली जाए तो ये 85% असरदार हो जाएगी, जबकि अभी दोनों डोज लगाने का अंतर 6 से 8 हफ्ते का है, जिसमें ये 79% कारगर है।
लेकिन सरकार ने यह भी साफ किया कि जो लोग कोविशील्ड की दोनों खुराक ले चुके हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय सीमा बढ़ने से अभी के मुकाबले इसके असरदार होने में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हो रहा। चित्रकूट जेल कांड पर सियासी घमासान भी छिड़ गया। यूपी के चित्रकूट की जेल में हुई गैंगवॉर पर सियासी घमासान तेज हो गया। समाजवादी पार्टी ने जेल के अंदर हुई घटना के बहाने योगी सरकार को निशाने पर लिया। कैसे जेल के अंदर असले चले जा रहे हैं माफियाओं के पास, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी के आरोपों का जवाब दिया। किन परिस्थितियों में घटना घटी है, इसके विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अक्षय तृतीया पर उत्तराखंड में यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए। इस दौरान कोरोना की वजह से वहां पंडितों समेत सिर्फ 25 लोग ही मौजूद रहे। जयपुर में वैक्सीन खत्म होने की वजह से सभी केंद्रों पर टीका लगाने का काम बंद रहा। बताया गया कि एक दिन पहले रात में 3 लाख से ज्यादा वैक्सीन जयपुर पहुंच चुकी थी, लेकिन इन्हें वक्त पर सेंटरों तक नहीं पहुंचाया जा सका। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को फिर खत लिखा और राज्य के अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन प्लांट की मांग की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कुछ चोरों ने एक बैंक मैनेजर के घर से अलमारी चुरा ली। इस अलमारी को कुछ दूर ले जाने के बाद इन चोरों ने ताला तोड़ा और उसमें रखी चीजें लेकर फरार हो गए। यूपी में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। यूपी में शुक्रवार को बीते 24 घंटे में 15,747 नए कोरोना मरीज मिले। इस बीच 312 लोगों ने कोरोना वायरस की वजह से दम तोड़ दिया। बीते 24 घंटे में जहां 15,747 लोग संक्रमण का शिकार हुए, वहीं 26,179 लोग कोरोना से ठीक होकर घर पहुंचे। यूपी में अब तक कोरोना के कहर की वजह से करीब 17,000 लोगों की मौत हो चुकी है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां लोगों के दबाव की वजह से पुलिस को गिरफ्तार किए गए 2 भारतीयों को छोड़ना पड़ा। बताया गया कि ये लोग पिछले 10 साल से वहां रह रहे थे, लेकिन जरूरी दस्तावेज न होने पर उन्हें हिरासत में ले लिया गया, जिसकी जानकारी मिलने पर उनके पड़ोसी भड़क गए। देखते ही देखते आसपास के काफी लोग वहां इकट्ठा हो गए और पकड़े गए लोगों को छोड़ने की मांग करने लगे। इन लोगों ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया और रास्ते में ही बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। सामने आई तस्वीरों में बड़ी तादाद में लोग पुलिस की गाड़ी के सामने खड़े दिखे। ये लोग करीब 7 घंटे तक वहीं जमे रहे। लोगों की एकजुटता देख पुलिस भी हिम्मत हार गई। आखिरकार उसने उन दोनों को छोड़ने का फैसला लिया। जैसे ही वैन का दरवाजा खुला, लोग खुशी से चिल्लाने लगे। छोड़े जाने पर दोनों भारतीय भी बेहद खुश नजर आए और उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों का शुक्रिया अदा किया। बिहार के समस्तीपुर में लॉकडाउन का खुला उल्लंघन कर शाम को खुली दुकानों को बंद करवाने पहुंची पुलिस पर लोगों ने हमला किया। इस बीच पुलिस की गाड़ी में भी लाठी डंडों से तोड़फोड़ की गई। साथ ही पुलिस पर भी लाठी से हमला कर हाथापाई की गई। गुस्साई भीड़ से बचने के लिए पुलिस को जान बचाकर भागना पड़ा। पुलिस ने इस मामले में 10 को नामजद किया है, जबकि 30 अज्ञात को भी आरोपी बनाकर उनकी गिरफ्तारी की कोशिश तेज कर दी गई है। राज्य सरकार ने पूरे बिहार में लॉकडाउन लगाया हुआ है। सुबह 8 से 12 बजे तक ही सिर्फ जरूरी सामान की दुकानों को खोलने का आदेश है, जबकि समस्तीपुर के शिवाजी नगर में शाम में भी दुकानें खुली हुई थी। दुकानें खुली रहने की वजह से वहां पर भीड़ लगी थी और उसी के लिए टोकना पुलिस को भारी पड़ा। असम के तिनसुकिया में हार्डवेयर की एक दुकान में ग्रेनेड से हमला किया गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 शख्स बुरी तरह जख्मी हो गए। जिसके बाद वहां के एसपी अपनी पूरी टीम के साथ घटना की जगह पर पहुंचे। सेना के जवानों ने भी वहां पहुंचकर इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी। इन लोगों ने वहां मौजूद चश्मदीदों से इस हमले से जुड़ी बारीक से बारीक जानकारी जुटाई। दुकान के अंदर जाकर और बाहर के हालात देखकर यह पता लगाने की भी कोशिश की गई कि इसे कैसे प्लान किया गया होगा। हमले में बुरी तरह जख्मी हुए लोगों को एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। देश में बढ़ रहे कोरोना के कहर के बीच आईटीबीपी के हेड कांस्टेबल पासंग शेरपा ने लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए गाना गाया, जिसका वीडियो अब आईटीबीपी ने ट्वीट किया तो वायरल हो गया। बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी ये जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। बिहार
बिहार के भोजपुर से चौंका देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां लॉकडाउन का पालन करवाने गए एक दारोगा पर कुछ महिलाओं से बदसलूकी करने का आरोप लगा। बताया गया कि बाजार में एक दुकान का शटर खुला होने की वजह से वो दारोगा भड़क गया और इस दुकान के पास खड़ी कुछ महिलाओं से बदतमीजी करने लगा। यहां तक कि उसने थप्पड़ मारने के लिए हाथ भी उठा लिया। वो महिलाएं लगातार अपनी बात उस पुलिस वाले के सामने रखती रहीं, लेकिन उसने उनकी एक नहीं सुनी। ये सब कुछ एक लड़की अपने फोन में रिकॉर्ड करती दिखी, जिससे गुस्से में आकर पुलिस वाले ने फोन छीन लिया और उसे सड़क पर फेंक दिया। पुलिस वाले की इस करतूत के बाद एक महिला ने सड़क पर गिरे उस मोबाइल को उठाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना को अदृश्य दुश्मन बताते हुए भरोसा दिलाया कि भारत इस महामारी के खिलाफ लड़ाई जीत कर रहेगा। भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं है। न भारत हिम्मत हारेगा और न कोई भारतवासी हिम्मत हारेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे।